नमस्कार। समृद्ध मंच पर आसीन एवं सभागार में बैठे हुए समस्त साहित्यकारों एवं गुणीजनों का मैं हृदय से प्रणाम एवं अभिनंदन करता हूँ। वैसे तो आप जैसे बुद्धिजीवियों और विद्वान साहित्यकारों के समक्ष मेरा बोलना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है, परंतु आज पापा की स्मृति में उन्हें समर्पित यह बहुत ही विशेष दिन है, इसलिए उनकी कुछ स्मृतियाँ को अपने विचारों के रूप में लिखकर आपके समक्ष लेकर आया। यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाए तो कृपया क्षमा कीजिए। हमारा बचपन हमेशा कविताओं और साहित्यकारों को सुनते हुए किसी न किसी साहित्यिक कार्यक्रम में लोगों के विचारों को ग्रहण करते हुए ही बीता है, और हमारे पिताजी का बचपन भी इसी प्रकार साहित्यिक वातावरण में अल्मोड़ा में बीता था। हमारे बाबा स्वर्गीय श्री दाऊ कृष्ण वर्मा वैसे तो कृषि वैज्ञानिक थे, लेकिन साहित्यिक कार्यक्रमों के आयोजन तथा कविताओं और कहानियाँ लिखने में उनकी उपलब्धियाँ कम नहीं थी। एक और विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने ICAR में कार्यरत रहते हुए अल्मोड़ा स्थित श्री विवेकानंद लैब कृषि संस्थान में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की। उन्होंने 1950 के दशक में भारत को पहली बार खाने योग्य मशरूम प्रयोगशाला में विकसित करके दिखाया। दूसरी ओर उन्होंने अल्मोड़ा में अल्मोड़ा लेखक संघ की स्थापना की और अनेक साहित्यिक सम्मेलनों का आयोजन किया। इन सम्मेलनों में श्री सुमित्रानंदन पंत जी, श्री गोपाल दास नीरज जी, श्री काका हाथरसी जी, श्री सोम ठाकुर जी जैसे अनेक और महान कवियों का सानिध्य मिला। इसी वातावरण में पापा को एक अलग ही साहित्यिक संस्कार और परिवेश प्राप्त हुआ। हम लोगों ने भी लगभग उसी प्रकार अपने बचपन से ही अपने घर में हर कवि सम्मेलनों का आयोजन होते हुए देखा। जो भी साहित्यकार हमारे घर आता था उसकी कम से कम एक पुस्तक तो प्रकाशित हो ही चुकी होती थी, और घर में पापा भी हर समय कुछ ना कुछ लिखते ही रहते थे। कई काव्य संग्रह तो उन्होंने 3-4 दिन में ही लिख डाले थे। रात में लाइट जलती रहती थी, चाय बनती रहती थी और पापा लिख रहे हैं। मम्मी कभी उनकी मात्राएँ मिलाकर उन्हें ठीक कर रही होती थी, कभी उनकी पंक्तियों को गा कर देख रही होती थी। बचपन में हमें सचमुच लगता था कि कविता लिखना तो बहुत ही आसान होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति गा सकता है वैसे कोई भी व्यक्ति कविता लिख सकता है, लेकिन जैसे हर गाया हुआ गीत सुनने योग्य नहीं होता और ना ही सबके सामने प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार कविता और कहानी लिखना भी एक साधना है। इसका वास्तविक अनुभव हमें तब हुआ जब हमने स्वयं कविता लिखने का प्रयास किया। अपने बचपन में हमने एक कविता लिखी थी, जब भंडारी जी के घर में आए चोर। यह कविता हल्द्वानी में साहित्यिक संस्था के अध्यक्ष भंडारी जी के घर में हुई चोरी की घटना पर आधारित थी, जिसे बहुत ही सराहा गया था। पापा की कविताएं पढ़ते हुए और अन्य कवियों की कविताएं पढ़ते हुए एक बात धीरे धीरे समझ में आई कि कविता केवल शब्दों का संयोजन नहीं होती, वह लिखने वाले और सुनने वाले के बीच स्थापित होने वाला एक वैचारिक संतुलन को दर्शाती है, और यह संतुलन उस हर उम्र के साथ बदलता रहता है। बचपन में जौनी से शुरू होकर बड़े होने तक गज़ल, भजन, दोहा, चौपाई तक पहुंच जाता है। हमारी रुचि और वैचारिक दुनिया लगातार बदलती रहती है। कविता धीरे धीरे एक ऐसी मौलिक वैचारिक अभिव्यक्ति का रूप ले लेती है जिसे ना पहले किसी ने सुना, ना लिखा, ना ही कहा गया हो। बिल्कुल नई, जैसे कोई पेटेंट, बिल्कुल अनोखी और सबसे अलग। यह परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। तुलसीदास, रहीमदास, कबीरदास, गालिब सभी ने अपनी रचनाओं में किसी न किसी कहीं ना कहीं अपना नाम अंकित कर दिया है। पापा की कविताओं में भी हमें उनके समय के साथ बदलती हुई वैचारिक भावनाओं का संकेत मिल जाता था। दहेज प्रथा पर अपनी कविता सुनाते हुए स्वयं ही इतने भावुक और क्रोधित हो जाते थे कि उनकी आवाज़ और भाव भंगिमा में वह आक्रोश साफ दिखाई देता था। उनकी हास्य कविताओं में हमने व्यंग्य की गहराई देखी। अट्टहास में अपने कॉलम मौसमी रंगत के माध्यम से वे वर्तमान समय में चल रही परिस्थितियों पर हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। उनकी कविता गांधी जी का चौथा बंदर भी शायद हमने 2006-7 में आसपास सुनी थी। बाद में वह अट्टहास में प्रकाशित हुई और अब हंसते हंसाते में भी प्रकाशित हो चुकी है। और ऐसा नहीं रहा कि केवल पापा की तरफ से साहित्यिक वातावरण मिला। हमारे मामा जी विनय सरगम जी भी लेखन एवं कविता पाठ में बहुत सक्रिय थे। उनका सरगमी छक्का और कार्टूनी स्ट्रिप काका हाथरसी जी द्वारा संपादित मीठी मीठी हसाइयों में प्रकाशित होते थे। बाद में उन्होंने कॉमिक लेखन में अग्निपुत्र रबे सीरीज निकाली। एक किस्सा मुझे याद आता है।
जब हम लोग बहुत छोटे थे तो रात में लाल किले पर एक महाकवि सम्मेलन का आयोजन था, जिसमें श्री काकातीर्थी, श्री शैल चतुर्वेदी, श्री अशोक चक्रधर, श्री गोपाल दास नीरज जी आदि कवि सम्मिलित हुए थे। और उसमें मामा जी, पापा और मम्मी ने अपना कविता पाठ किया था। पापा के पर्यावरण के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव था। उन्होंने अल्मोड़ा में कई पर्यावरण से जुड़े कार्यक्रम किए। जब टिहरी बांध परियोजना के विरोध में श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी ने अनशन किया था, तब भी पापा काफ़ी दुखी हुए थे। इसके फलस्वरूप उन्होंने वृक्ष मित्र हैं किताब लिखी एवं संस्था बनाई। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि हम लोगों ने साहित्य को केवल पढ़ा या सुना नहीं है, हमने उसे जिया है। हमारे लिए कविता केवल कागज़ पर लिखे हुए शब्द नहीं रही, वह हमेशा हमारे घर का हिस्सा रही, हमारी बातचीत का हिस्सा रही, हमारे बचपन का हिस्सा रही और हमारे पापा की स्मृतियों का एक अभिन्न हिस्सा रही। और शायद इसीलिए आज पापा को याद करते हुए उनके बारे में बोलने में मेरे लिए उनकी अनगिनत स्मृतियों को फिर से जीना है, जिसमें कविता है, साहित्य है, हास्य है, व्यंग्य है और सबसे बढ़कर हमारे पापा हैं। पापा को एक विनम्र श्रद्धांजलि। पापा की एक कविता है, इसमें जिसका मैंने जिक्र भी किया था, गांधी जी का चौथा बंदर, तो वो मैं पढ़ दे रहा हूँ। चौथा बंदर फ्री छोड़ दिया, बुरा मत करो तो नहीं खा। कभी पहुँचता राजघाट पर जरा जरा सी लाग डांट पर। बगला भगत कभी बन जाता तिरछी नज़रें राजपाट पर। जिस बंदर ने उनको मारा क्या गांधी टोपी पहन रहा। कभी घुसे संसद के अंदर उछल कूद कर रहा कलंदर। सांसद को चिरकुट बतलाता बनकर दड़ियल संत मुचंदर। बैठ जाइए नहीं सुन रहा, बैठ जाइए नहीं सुन रहा। बेज बदल कर उछल रहा। गांधी की लाठी ले भागा, अनशन परिपाठी ले भागा। आम आदमी का लंगोट ले भागा, बंदर कद काठी ले भागा। चश्मा कलम घड़ी नीलामी, समझो क्यों है राम कहा। श्री बजरंग संभालो इसको, बिगड़े ढंग संभालो इसको। जय कपीश इस कपी को रोको, विकृत अंग संभालो इसको। तीनों बंदर परेशान हैं, चौथे कपी का जुल्म रहा। धन्यवाद। वो तो बहुत पहले लिखी थी, मतलब मुझे तो याद नहीं है। उसके 2 ही लाइन मुझे याद है कि जब हम बहुत छोटे थे तो भंडारी जी एक कवि थे, उनके घर में चोर आ गए। तो जब भंडारी जी के घर में आए चोर, घर में आके चोर हो गए बहुत ही बोर। तेग कवि की कविताएं उनको कुछ ना मिला, मतलब उसमें मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन जब वो घर में आए उनको कुछ भी नहीं मिला, केवल किताबें और अध लिखी की चीज़ें। और तो भंडारी जी ने उनको बैठा के अपनी कविताएं पढ़ना सुनाना शुरू कर दिया। तो इस पर लिखी थी। तो वो चोर बहुत बोर हो गया, वो जाने के लिए उन्होंने माफ़ी मांगी भंडारी जी से और फिर चले गए। तो इसका ये पूरा। धन्यवाद।